वेलकम बैंकिंग एस्पिरेंट्स। मेरा नाम है सुरजीत और मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ बैंकिंग अवेयरनेस। बैंकिंग अवेयरनेस की क्लास में आज का हमारा टॉपिक चल रहा है नाबार्ड। आज का हमारा टॉपिक आपका चल रहा है नाबार्ड। ये नाबार्ड का आपका पार्ट 3 का क्लास है। ये नाबार्ड का आप लोगों का पार्ट 3 का क्लास है। इसके बाद और भी पार्ट्स आएंगे क्योंकि नाबार्ड का क्लास थोड़ा लेंदी है। मैं ऐसे ही छोटे छोटे करके क्लास आप लोगों को दे रहा हूँ ताकि भाई आप लोगों को सारी टॉपिक सही तरीके से समझ में आए। नाबार्ड का हमारा आज का जो टॉपिक है वो है आपका लीड बैंक स्कीम। ये नाबार्ड का ही क्लास चल रहा है। नाबार्ड का आज का हमारा टॉपिक है आपका लीड बैंक स्कीम। मैं उससे पहले मेरा सबसे रिक्वेस्ट है कि भाई चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लो और साथ ही में चैनल के नीचे एक लाइक दे दो और साथ ही में अपने चैनल के दूसरे दोस्तों के साथ मेरे चैनल को शेयर करो। सबसे मेरा रिक्वेस्ट यही है कि भाई कोई भी सवाल आप लोगों को जो हो कमेंट सेक्शन में आप उसका सवाल लिख देना। मैं आप लोगों को उनका जवाब दे दूंगा। वीडियो बना के मैं आप लोगों को उनका जवाब दे दूंगा। कोई चिंता मत करना। मेरे पास जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को जो भी आपका प्रॉब्लम होता है उन लोगों को भी जो प्रॉब्लम होगा वही प्रॉब्लम आप लोगों को भी होगा। तो कोई चिंता मत करना। मैं आप लोगों को जो भी सवाल वो लोग पूछेंगे उसका भी जवाब आप लोगों को दे दूंगा। जो सवाल आप लोगों के दिमाग में आएगा वो सवाल का जवाब भी मैं आप लोगों को दे दूंगा। तो इसको लेके आप लोग चिंता मत करना। नाबार्ड का आज का हमारा टॉपिक है आपका लीड बैंक स्कीम। लीड बैंक स्कीम आपका क्या है? इंट्रोड्यूस बाय गॉडजिल ग्रुप। इंट्रोड्यूस बाय गॉडजिल है आपका गॉडजिल ग्रुप एंड बैंकर्स कमिटी नोरिमन कमिटी। ये लीड बैंक स्कीम आपका इंट्रोड्यूस हुआ था गॉडगिल कमेटी भी कह सकते हैं, नोरिमन कमेटी भी कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं गॉडगिल ग्रुप एंड बैंकर्स कमेटी। कुछ भी आ सकता है भाई एग्जाम में। गॉडगिल कमेटी आ सकते हैं, नोरिमन कमेटी आ सकते हैं, गॉडगिल ग्रुप एंड बैंकर्स कमेटी भी आ सकता है। इसका कोई भरोसा नहीं है। लीड बैंक स्कीम हो सकता है कि भाई आपका ये आ जाए LBS। ये भी आप लोगों का एग्जाम में आ सकता है। आप लोग देख के घबरा जाओगे कि भाई LBS क्या है। LBS आपका आया था 1969 में। चलो भाई मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ कि भाई ये लीड बैंक स्कीम आखिर है क्या। चलो भाई मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ भाई कि ये लीड बैंक स्कीम आखिर है क्या। मान लो ये आपका गांव है, ये आपका विलेज है, ये आपका गांव है। यहाँ पर आपका एक बैंक है। बैंक का नाम मान लो आपका है बैंक का नाम है आपका बी। मान लो बैंक का नाम आपका है बी। ये है आपका गांव, ये है आपका विलेज। सॉरी मैं आपको ये नहीं बोलूंगा। और भी मान लो बहुत सारे बैंक है। मान लो ये आपका गांव है भी। यहाँ पर बहुत सारे बैंक्स है। B1 है, B2 है, B3 है, B4 है। इसमें से जो भी बैंक का सबसे बेहतर परफॉर्मेंस रहेगा, मतलब लोन्स बांटने में माहिर है, काम करने में माहिर है, जल्दी जल्दी काम खत्म कर देते हैं, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा वो लोग ले सकते हैं। उन लोगों का व्यवहार मतलब उन लोगों को जो कस्टमर जो हैंडल करने का जो तरीका है वो बहुत सही है। बहुत ही पोलाइट व्यवहार, बहुत ही पोलाइट तरीके से कस्टमर को आप लोग हैंडल करते हैं। कोई मिसबिहेवियर नहीं, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं। जो भी उन लोगों के पास प्रॉपर ट्रेनिंग है, प्रॉपर सिक्योरिटी सिस्टम है, प्रॉपर एप्लीकेशन है। उन लोगों को पता है कि भाई ट्रेनिंग कैसे देना है, कैसे मैनेजमेंट को आपको इम्प्लीमेंट करना है। तो ये जो सारे जो चीज़ होता है ना बैंक के ऊपर, ये जो आपका जो बैंक है, चारों बैंक, इनमें से जो भी आपका सबसे बेहतर बैंक होगा, उस बैंक को आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया जाएगा कि भाई आप बाकी बैंकों को आप मॉनिटर करो, उन लोगों को ट्रेनिंग दो, उन लोगों को सुपरवाइज करो, ताकि उन लोगों को वो लोग कस्टमर को प्रॉपर और सही आप लोगों का सर्विस दे सके। जो भी बेस्ट बैंक होगा, ये विलेज है, मान लो कि इसका बेस्ट बैंक है आपका B1। मान लो इसका बेस्ट बैंक है आपका B1, तो B1 की क्या करेगा, इन सभी बैंकों को आपको लीड करेगा। मान लो ये विलेज है भी का विलेज सबसे बेस्ट बैंक है आपका B1 का मतलब यहाँ पर सब कुछ सही है। इन लोगों के पास एम्प्लॉयज ज़्यादा है, एम्प्लॉय सफिशिएंट है, प्रॉपर ट्रेनिंग है, प्रॉपर मैनेजमेंट है, प्रॉपर पोलाइट व्यवहार करते हैं, कोई कंप्लेंट नहीं आ रहा, सब कुछ सही है। मतलब मान लो एक परफेक्ट बैंक है या परफेक्ट के आसपास बैंक है। उस बैंक को आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया जाए कि भाई जो भी बाकी जो बैंक है उनमें जो खामियां है
उनमें जो खामियां हैं उनको आप कंप्लीट करो, उनको आप फिल करो, ताकि उन लोगों को, कस्टमरों को ये प्रॉब्लम ना आए। और B1 क्या करेंगे, बाकी बैंक्सों को लीड करेंगे कि भाई आप हमसे ट्रेनिंग ले लो, आप हमसे कोई भी हेल्प चाहिए आप ले लो, और हम आपको लीड करेंगे। इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं लीड बैंक स्कीम। एक बैंक दूसरे बैंक को लीड कर रहा है। जो भी आपका सबसे बेहतर बैंक है, जो भी आपका सबसे मैनेज्ड हुआ बैंक है, वो आपका दूसरी बैंक को आपका लीड करता है। इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं लीड बैंक स्कीम। ये लीड बैंक स्कीम का चक्कर क्या है, मान लो कि ये जो विलेज है ना ये अनडेवलप्ड है, मान लो ये जो विलेज है ना ये अनडेवलप्ड है, तो अनडेवलपमेंट एरिया में ऑटोमेटिकली बैंक्स को भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है। तो ये जो लीज बैंक स्कीम आया तो इसीलिए था, ताकि भाई ये बैंक्स इन बैंक्स को पहले लीड करेगा, और ये सारी बैंक्स मिलकर इनको आपका इस एरिया को डेवलप करेगा। ये देखो वर्क मैंने लिखा है एरिया अप्रोच, मतलब किसी एरिया को आपको डेवलप करना है। किसी एरिया को अगर आपको डेवलप करना है, मान लो यहाँ पर एक बैंक है, यहाँ पर बहुत सारे बैंक हैं, लेकिन इन लोगों के पास प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है। इन लोगों को नहीं मालूम अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो इन लोगों को ये नहीं मालूम कि भाई कहाँ पर जाना है। तो जो भी बेस्ट बैंक है उनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा भाई कि भाई आप हमारे पास आ जाओ, आप हमारे पास आ जाओ, हम आपको सारी सवाल का सही जवाब दे देंगे। जैसे कि हम लोग टीचर्स करते हैं, सभी सवालों का हम लोग सही तरीके से जवाब देते हैं, वैसे ही ये जो बैंक है, ये जो सबसे आपका बढ़िया बैंक है, ये बैंक इन सभी बैंक्स को जो भी प्रॉब्लम है सबको सॉल्व करेंगे, और साथ ही में सब मिलकर इस एरिया का जो भी डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट ये लोग कर देंगे। लोन्स ले लो, ट्रेनिंग ले लो, कुछ भी ले लो, जो भी चाहिए आप लोगों को, तो ये लोग डेवलपमेंट। इसी तरीके से ये आपका होता है लीड बैंक स्कीम, मतलब बैंक दूसरी बैंकों को आपका लीड करेंगे और सब मिलकर किसी एरिया को डेवलप करेंगे, सब मिलकर किसी एरिया को डेवलप करेंगे। इसी आपको कहते हैं लीड बैंक स्कीम। ये आपका आया था, मिस्टर गडगिल साहब ने लाया था, गडगिल ग्रुप एंड बैंकर्स कमेटी, इसको नरीमन कमेटी भी है, ये 1969 में आया था। और ये आपका काज है एरिया अप्रोच, इसका काम है आपका एरिया अप्रोच। इसके बाद जो आपका टॉपिक है, मतलब फिर से समझो, ये जो बैंक है, ये बैंक अगर सबसे बेहतरीन बैंक है तो ये बैंक सारी बैंक्सों को आपका लीड करेंगे, और सब बैंक मिलकर इस एरिया को डेवलप करेंगे। यही है आपका लीड बैंक स्कीम। नेक्स्ट है आपका प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। प्रायोरिटी सेक्टर से आपको नेम देख के ही मिल जाएगी। प्रायोरिटी मतलब ज्यादा भाव देना। प्रायोरिटी मतलब क्या है कि भाई ज्यादा भाव देना, हम लोगों को ज्यादा भाव दो। तो कौन से सेक्टर को आप ज्यादा भाव दोगे, उसी सेक्टर को हम लोग कहते हैं प्रायोरिटी सेक्टर। प्रायोरिटी सेक्टर में जो भी आपका लेंडिंग होगा, मतलब जो भी पैसा भी अगर आप लोग डालोगे उसको हम लोग कहेंगे लेंडिंग। तो यह बन गया आपका प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। ज्यादा भाव देना, जिस सेक्टर को आप लोग ज्यादा भाव देने की जरूरत है। जैसे कि आप मान लो हमारी कंट्री में अभी भी, मैंने आपको पहले ही बोला नाबार्ड की पहली क्लास में कि भाई 70% हमारी क्रांति एग्रीकल्चर बेस्ड है, 70% तक एग्रीकल्चर बेस्ड है। इसीलिए मैंने पहले ही प्रायोरिटी सेक्टर में पहला नाम लिख दिया एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर तो सबसे पहले आएगा। प्रायोरिटी सेक्टर में आपका ये 8 ही होते हैं आपका प्रायोरिटी सेक्टर। प्रायोरिटी सेक्टर लेने में 8 ही होता है, ना ही 7 ना ही 9 होगा आपका, ये 8 ही। ये देखो ये 8 ही है। एग्रीकल्चर, MSME, एक्सपोर्ट क्रेडिट, एजुकेशन, हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी एंड अदर्स। मैं आपको सब पढ़ाऊंगा एक एक करके, मैं आप लोगों को सब पढ़ाऊंगा एक एक करके, उसकी चिंता मत करो, मैं आप लोगों को सब करूंगा। ये जो होता है ना आपका प्रायोरिटी सेक्टर का, ये 8 नाम आप एक साथ एग्जाम में याद नहीं रख पाओगे, इसीलिए इसको इसीलिए मैंने इसको स्प्लिट करके, ये मेरा खुद का बनाया हुआ है, ये मेरा खुद का बनाया हुआ है कि भाई मेरी सारी स्टूडेंट्स को इसको याद रहे, मुझे भी याद रहे, कभी भी मैं गलती नहीं करूंगा भाई, चिंता मत करो, कोई भी नहीं गलती करेगा। ये देखो ORS तो सबको मालूम है, ORS तो आपका सबको मालूम है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट। ORS सबको मालूम है। किसी का अगर पेट में कोई गड़बड़ है, किसी का अगर पेट में कोई गड़बड़ है तो वो लोग तो ORS ही लेते हैं, तो ORS तो आप भूलोगे नहीं। ORS तो, और दूसरा बन गया आपका हिमा मतलब हेमा मालिनी। हेमा मालिनी का नाम तो आपको याद रहेगा एग्जाम हॉल में,
तो ये बन गया आपका हीमा मतलब हेमा मालिनी। तो ये हेमा मालिनी से मैंने डाल दिया हेमा, और ये ORS बन गया आपका। तो इसीलिए ये इसका अगर आप ऐड करोगे तो ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 ORS और हिमा। उल्टे डायरेक्शन में देखो ORSHEEMA, अदर्स रिन्यूएबल एनर्जी, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउसिंग, एजुकेशन, एक्सपोर्ट क्रेडिट, MSME, एग्रीकल्चर। ये आप कभी नहीं भूलोगे, ये मेरा खुद का बना हुआ टेक्निक है ताकि आप लोगों को याद रहे। PSNL में बैंक्स मैंडेटरी टू गिव्स प्रायोरिटी लोन्स टू दिस सेक्टर्स। मतलब मान लो बैंक्स अगर आपका 100 रुपये का लोन अगर बांट रहे हैं ना, बैंक्स अगर आप लोगों का 100 रुपये का लोन बांट रहे हैं तो इस पे से एक बहुत बड़ा हिस्सा इस प्रायोरिटी सेक्टर में देना पड़ेगा, इस प्रायोरिटी सेक्टर में देना पड़ेगा। ये नॉर्मली आपका 40% होता है, ये नॉर्मली आपका 40% होता है, लेकिन ये चेंज भी होते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई आज ये 40% है, 3 साल 4 साल पहले भी ये 40% था, इसका मतलब ये नहीं कि अगले 10 साल तक भी ये 40% भी रहेगा। ये नीचे भी आ सकता है, ये ऊपर भी जा सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। तो ये आपका होता है PSL का जो आपका जो बैंक मैंडेटरी गिव्स प्रायोरिटी लोन्स टू दिस सेक्टर। मतलब अगर बैंक 100 रुपये लोन बांट रहे हैं तो उसमें से 40 रुपये PSL को आपको देना पड़ेगा। अगर आप नहीं दोगे तो आप लोगों को पेनाल्टी लगेगा, तो आप लोगों को पेनाल्टी भरना पड़ेगा। और पेनाल्टी कितना कितना भरना पड़ेगा मैं आप लोगों को वो सब आगे मैं आप लोगों को एक एक करके पढ़ाऊंगा। प्रायोरिटी सेक्टर में, प्रायोरिटी आपका सेक्टर में आपका मतलब जिस सेक्टर में आप लोगों को प्रायोरिटी देना पड़ेगा। प्रायोरिटी सेक्टर में आप लोगों का एक चीज और आता है PSLC, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट। ये देखो ये है आपका प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट आखिर आपका क्या है? प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट यह है ऑन शॉर्टफॉल और सरप्लस। मान लो किसी बैंक के पास पैसा कम है या पैसा ज्यादा है, मान लो कि भाई बैंक के पास पैसा जो था, जो भी प्रायोरिटी सेक्टर में उन लोगों को पैसा देना था, उनमें से कुछ ज़्यादा पैसा रह गया है। तो वो लोग क्या करेंगे, उनमें से कुछ पैसा रह गया है तो वो लोग क्या करेंगे कि भाई PSLC आपको इशू कर देंगे, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट इशू कर देंगे। ये सर्टिफिकेट जिन लोगों के पास पैसा नहीं है, जिन बैंकों को पैसे की ज़रूरत है, कि मानो PSL का जो भी आपका 40% वगैरह जो है वो आपका फिलअप नहीं हुआ तो उन लोगों को पैसा चाहिए, मान लो कि 1-2% रह गया है, तो ये लोग PSLC का सर्टिफिकेट आप लोग खरीद लेंगे और खरीद ले बांट देंगे। PSLC का जो सर्टिफिकेट जो है ना, वो आप और मैं यूं ही नहीं खरीद सकते, ये भी आप लोगों का ट्रेजरी बिल्स की तरह ही, जैसे कि टर्म रेपो का जो चक्कर है, ट्रेजरी बिल्स का जो चक्कर है, वैसे ही आपका ई-कुबेर वेबसाइट में आप लोगों को ये बेचा जाता है। आप और मैं ऐसे ही मुंह उठा के नहीं चले जा सकते जाकर बोला कि भाई हमें PSLC सर्टिफिकेट खरीदना है या हमें PSLC सर्टिफिकेट इशू करना है, ऐसा नहीं होगा। ई-कुबेर की वेबसाइट की आपको मिलेगा, ये ट्रेजरी बिल्स की तरह ही बिकेगा। जिन लोगों के पास लॉगिन है वही सिर्फ खरीद सकता है, जिन लोगों के पास ज़्यादा है वो लोग PSLC सर्टिफिकेट इशू करेंगे, जिन लोगों के पास पैसा नहीं है वो लोग PSLC सर्टिफिकेट आपका खरीदेंगे। मतलब PSL सर्टिफिकेट कुछ बैंक इशू कर रहा है तो PSL सर्टिफिकेट कुछ बैंक खरीद रहे हैं। जिसके पास पैसा दिया है, जिसके पास सरप्लस एक्सेस है, उन्होंने इशू कर दिया, जिसके पास नहीं है उन्होंने ऑन शॉर्टफॉल खरीद लिया, ताकि फाइन वगैरह से बचा जा सके। इसीलिए ये लोग कहते हैं इशूड ऑन ई-कुबेर, ये है आपका PSLC। मैंने आपको पहले ही बोला कि ये ट्रेजरी बिल्स की तरह ही आपका बेचा जाता है, ऑफिशियल वेबसाइट पे बेचा जाता है और हर कोई नहीं खरीद सकता। जिसके पास लॉगिन है वही खरीदेगा, बैंक सिर्फ खरीद सकता है, आप और मैं मुंह उठा के जले जाकर नहीं खरीद सकते। लॉन्च ऑन 7 अप्रैल 2016, ये RBI का ही वेबसाइट है, ई-कुबेर RBI का ही वेबसाइट होता है, तो वहीं पर आप लोगों को मिलेगा। ये ट्रेजरी बिल्स की तरह ही आप लोगों को खरीदना पड़ेगा। मॉनेटरी पॉलिसी पे मैंने आपको लोगों को टर्म रेपो पढ़ाया था, वहाँ पर भी मैंने आपको पढ़ाया था कि ई-कुबेर में ही ये सारी ट्रेजरी बिल्स आपको मिलेंगे। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट नॉर्मली आपका 4 टाइप का होता है, एग्रीकल्चर, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, माइक्रो एंटरप्राइज और जनरल। यही है आपका टोटल 4। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट में आपका ये 4 सेक्टर है, एग्रीकल्चर, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, माइक्रो एंटरप्राइज और जनरल।
प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग पे आपका पहला आता है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का मतलब जैसे आप लोगों को, आपको मैंने जानना ही पड़ा, आप लोगों को मालूम ही होगा, जो भी किसान वगैरह होते हैं, क्रॉस वगैरह उगाते हैं, उन लोगों को पैसे की ज़रूरत है, तो पहले उन लोगों को सबसे पहले पैसा मिलेगा। अगर बैंक के पास अगर आपका 100 रुपये है तो बैंक को PSL में आपको 40 रुपये देना पड़ेगा। इस 40 रुपये में से सबसे पहले आप लोगों को मिलेगा एग्रीकल्चर में, 40 रुपये में से सबसे पहला हिस्सा मिलेगा आपको एग्रीकल्चर में। कोई किसान अगर बैंक में जाता है तो अगर एग्रीकल्चर के लिए वो बैंक से पैसा मांग रहे हैं ना, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है बैंक के तहत। बैंक के लिए अगर उन्होंने मना कर दिया, मान लो कि पे पास थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है या प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारे मैनेजर्स ऐसे होते हैं कि भाई अपनी मर्जी से पैसा देते हैं कि पैसा नहीं दूंगा, तो बैंक को प्रॉब्लम होगा, बैंक को फाइन भी लग सकता है, बैंक को फाइन भी लग सकता है। तो यही चीज़ है आपका PSL का, यही चीज़ है आपका PSL का आपका हमेशा मेंटेन करना पड़ेगा। और सबसे पहले आपको एग्रीकल्चर पे देना पड़ेगा, आप डिनाई नहीं कर सकते। बैंक अगर सही पेपर है, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है और थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, नेग्लिजिबल है, तो उसको आप मत देखो। पेपर अगर सही है तो एग्रीकल्चर में आपको पैसा देना पड़ेगा। अगर कोई मैनेजर नहीं देते तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, बैंक के खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। उसके बाद आपको मिलेगा MSME मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। एक्सपोर्ट क्रेडिट भी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। एक्सपोर्ट क्रेडिट मतलब एक्सपोर्ट वगैरह करने पड़ेगा, जो क्रेडिट वगैरह पैसा वगैरह जो फंडिंग बस वगैरह जो आपको देते रहते हैं, एक्सपोर्ट वगैरह करने पड़ेगी। उसके बाद है एजुकेशन तो आपको मालूम ही होगा कि भाई ये आपका जो भी शिक्षा का जो भी आपका सिस्टम है, गांव में छोटे छोटे जो प्राइमरी स्कूल्स होते हैं, जो भी छोटे छोटे जो आपका कॉटेज इंडस्ट्रीज जो भी घर होते हैं कि भाई ट्यूशन की तरह ही पढ़ा रहा है, वहाँ पर आप लोगों को एजुकेशन देना पड़े। उसके हिसाब से हाउसिंग, गांव में जो छोटे छोटे जो घर होते हैं भाई, उन लोगों को थोड़ी सी पैसे की ज़रूरत है, मान लो 50,000 रुपये की ज़रूरत है, ये लोग चले गए बैंक में, तो वहाँ पर आप लोगों को ये PSL भी आता है, आप उन लोगों को पैसा देना पड़ेगा। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरा सोसाइटी का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर तरीके से डेवलप करने के लिए। रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी लगा रहा है, विंड एनर्जी लगा रहा है, इसके लिए भी आप लोगों का रिन्यूएबल एनर्जी के लिए भी आपको देना पड़ेगा। SHG तो मैंने आपको पढ़ाया है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, वो तो मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया। तो ये बन गया आपका प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का आपका जो भी सर्टिफिकेट है। बैंक्स जो भी लोन्स बांट रहे हैं उसी के ऊपर ये PSL आपका निर्धारित होता है। और भी बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों को एक एक करके मैं आपको सब पढ़ाऊंगा। इसमें आपका जो भी आता है एग्रीकल्चर, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, माइक्रो इनकम, जनरल में आपको ये सब भी पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। जनरल का मतलब है सब, जनरल का मतलब है आपका ओवरऑल, जनरल का मतलब है आपका ओवरऑल। इसके बाद जो है आपका वो है आपका ANBC, ये PSL में ही चल रहा है, ये PSL में ही चल रहा है आपका ANBC। ऐसा नहीं है कि भाई ये अलग टॉपिक है, यह आपका PSLC में मतलब प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में ही आप लोगों का चल रहा है ये ANBC आपका। ये ANBC पहले आप ये मान लो कि ANBC है क्या। ये ANBC आपका है कि एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट। मान लो अगर किसी बैंक का आपका इनकम अगर आपका 300 रुपये है और अगर एक्सपेंडिचर अगर आपका 100 रुपये है, तो ये जो आपका 200 रुपये जो आपका बचा ना, यही है आपका बैंक का ANBC, यही है आपका ANBC। ANBC और NDTL इन दोनों को आप लोग गड़बड़ मत करना।
एएनबीसी और एनडीटीएल ये इन दोनों का आप लोग गड़बड़ मत करना। एएनबीसी और आपका एनडीटीएल जो है आप गड़बड़ मत करना। एएनबीसी में जो होता है, एनडीटीएल में जो पहले मैं आपको कह रही थी, एनडीटीएल में जो होता है, बैंक में जितना भी पैसा आता है, बैंक में जितना भी पैसा एक दिन में आता है, मतलब सुबह से मान लो जो भी पैसा आया, उसके साथ जो गोल्ड्स आए, उसके साथ जो सिक्योरिटीज आए, जो भी सिक्योरिटीज आए और उसका डिपॉजिट जो आया, जो भी डिपॉजिट आया, और उन्होंने बैंक से जो जितना विड्रॉ हुआ, मान लो कि बैंक से आपका 100 रुपये विड्रॉ हुआ, सेविंग्स अकाउंट से कुछ पैसे विड्रॉ है, करेंट अकाउंट से कुछ पैसे विड्रॉ, जो भी विड्रॉ हुआ, डिपॉजिट माइनस विड्रॉ के बाद अगर 200 रुपये आपके हाथ में बैंक में रहता है तो वो आपका बन गया एनडीटीएल। एनडीटीएल आपका होता है पर डे के वाइज आपका कैलकुलेट होता है, लेकिन एएनबीसी आपका कैलकुलेट होता है पर ईयर। एएनबीसी में ऐसा है कि भाई इनकम, ऐसा नहीं है डिपॉजिट आपका इनकम नहीं होता, डिपॉजिट आपका इनकम नहीं होता। मान लो मेरे एक अकाउंट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, मैं उधर चला गया, जाके 5 लाख रुपए बैंक पे रख कर चला आया, ऐसा नहीं है कि बैंक का इनकम है, वो बैंक का इनकम नहीं है, वो बैंक के पास में डिपॉजिट रखा है, बैंक को उसका लायबिलिटी है कि वो मुझे ये आके वापस करेगा, बैंक मुझे ये 5 लाख रुपए वापस करेगा। तो आप बोलोगे बैंक का इनकम कैसे होगा? ये 5 लाख रुपए बैंक जाकर इसमें से 1 लाख आपका मान लो कुछ आपका लोन्स बांटेंगे, कुछ म्यूचुअल फंड्स में लगाएंगे, कुछ शेयर वगैरह में लगाएंगे, कुछ किसी दूसरे बैंक को देंगे, वहाँ से जो प्रॉफिट होगा, जो भी लोन्स वगैरह लगाएंगे, जो भी शेयर वगैरह लगाएंगे, वहाँ से जो प्रॉफिट होगा, मेरे 5 लाख के ऊपर कि मान लो कि बैंक ने 50,000 रुपये प्रॉफिट कमाया लोन्स के जरिए, शेयर के जरिए, ये 50,000 रुपये हो गया आपका बैंक का इनकम। 5 लाख रुपये इनकम नहीं है, 5 लाख रुपये डिपॉजिट है, 5 लाख, और इनकम हो आपका 50,000 रुपये है, तो इनकम है आपका 300 रुपये। एक्सपेंडिचर मतलब क्या है? जो भी आपका सैलरी वगैरह जो देना पड़ता है बैंक की एम्प्लॉय को, और साथ ही में बैंक की जो भी आपका इलेक्ट्रिक का बिल आता है, मेंटेनेंस का जो भी है, चेयर वगैरह का जो भी है, वो है आपका एक्सपेंडिचर। वो जो अलग चीज़ है, आप गए बैंक से जगह पैसा लेके आ गए, तो एएनबीसी है आपका इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, तो जो आपका हाथ में रहेगा वो है आपके एएनबीसी, वो होता है आपका पर ईयर के हिसाब से। एनडीटीएल जो है आपका डिपॉजिट माइनस विड्रॉ, मतलब ये चीज़ आप ठीक से लिख लो। आप लोग दोनों चीज़ों में कॉन्फ्यूज कर देते हो कि भाई जो भी एएनबीसी है वही आपका एनडीटीएल है, ऐसा नहीं है। एएनबीसी आपका एनडीटीएल नहीं होता है, ना ही एनडीटीएल आपका एएनबीसी होता है। एनडीटीएल होता है डिपॉजिट माइनस विड्रॉ, और एएनबीसी होता है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। आपका कितना इनकम है उसके ऊपर, डिपॉजिट आपका इनकम नहीं होता, बैंक का इनकम नहीं होता, डिपॉजिट बैंक का इनकम नहीं होता। तो ये बन गया आपका एएनबीसी और ये बन गया आपका एनडीटीएल। मैंने आपको दोनों लिख दिया ताकि आप लोगों को कोई गलती ना हो। जो भी आपकी इनकम है उससे अगर आप अपनी एक्सपेंडिचर को निकाल रहे हैं तो जो भी आपके हाथ में रहेगा वही होगा आपका एएनबीसी, एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट। बैंक मैंडेटरीली गिव्स X% ऑफ एएनबीसी टू पीएसएल। मान लो अगर बैंक के हाथ में 100 रुपये का एएनबीसी है, मतलब इनकम माइनस एक्सपेंडिचर करने के बाद जो भी है वो आपका 100 रुपये है, तो इसमें से आपका X%, अभी के लिए आपका ये 40% है, अभी के लिए आपका ये 40% है। जो भी बैंक का एएनबीसी है उसमें से 40% बैंक को प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग में देना पड़ेगा ही पड़ेगा, ये मैंडेटरी है, ये मैंडेटरी है। फॉरेन बैंक्स ऑल्सो हैव टू मेंटेन दिस परसेंटेज। ये फॉरेन बैंक क्या है, पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि भाई फॉरेन बैंक क्या है। फॉरेन बैंक्स वो बैंक है जिसका ब्रांच हमारे देश में है लेकिन हेडक्वार्टर उनके बैंक में है, उनके देश में है। फॉरेन बैंक्स वो बैंक है जिनका ब्रांच हमारे देश में है, जिनका ब्रांच हमारे देश में है लेकिन हेडक्वार्टर उनके देश में है। जैसे कि आप बोलोगे डाचसी बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, ये सारी बैंक्स का आपका हेडक्वार्टर
उनके देश में है, लेकिन ब्रांचेस हमारी बैंक में है। ये जो फॉरेन बैंक्स होते हैं, इन लोगों को भी एनबीसी मेंटेन करना पड़ेगा, लेकिन इन लोगों के ऊपर कुछ छूट है, इन लोगों के ऊपर कुछ छूट है। अगर मान लो इंडिया का जो भी है बैंक ऑफ बड़ौदा, मैंने आपको पढ़ाया था हिस्ट्री ऑफ बैंक में कि भाई बैंक ऑफ बड़ौदा सबसे ज़्यादा ब्रांचेस है आपका फॉरेन में। मान लो कि बैंक ऑफ बड़ौदा का यूएसए में ब्रांच है, अब मान लो कि बैंक ऑफ बड़ौदा के यूएसए में ब्रांच है, तो यूएस के हिसाब से बैंक ऑफ बड़ौदा बन गया फॉरेन बैंक। हमारी देश में डाचसी बैंक, आपका स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, ये है आपका फॉरेन बैंक। लेकिन उस हिसाब से अगर आप देखोगे, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा का आपका जो भी ब्रांच हेडक्वार्टर वो हमारे देश में है, लेकिन यूएसए में वो लोग ब्रांच खोल रहे हैं, तो यूएसए के हिसाब से वो बन गया आपका फॉरेन बैंक। लेकिन इंडिया के हिसाब से ये है आपका इंडियन बैंक। स्टैंडर्ड चार्टर्ड, डाचसी बैंक हमारी इंडिया में है आपका फॉरेन बैंक, लेकिन उनके देश में है उनका लोकल बैंक। ये आपको समझ में आ गया? फॉरेन बैंक मैंने आपको बोल दिया कि फॉरेन बैंक और चक्कर क्या है। बैंक मैंडेटरली गिव्स X% of NBC to BSL. Foreign banks also have to maintain this percentage. Penalty is given to RIDF in case of nationalized bank. मैंने आपको बोल दिया RIDF, मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा है कि RIDF क्या है। RIDF को अगर कोई नेशनलाइज्ड बैंक अगर उन्होंने आपका NBC मेंटेन नहीं किया है तो उनको पेनाल्टी देना पड़ेगा। मान लो SBI एक आपका बैंक है, इन्होंने इनके पास 100 रुपये है आपका NBC, इसमें से 40 रुपये आपको PSL में देना पड़ेगा। इन्होंने सिर्फ 30 रुपये ही आपका दिया है, तो 10 रुपये तो आपका बच गया ना, 10 रुपये तो आपका बच गया, ये तो आपने नहीं दिया, तो इसके ऊपर आप लोगों को पेनल्टी देना पड़ेगा। SBI को पेनल्टी देना पड़ेगा। किसको देंगे? RIDB को, सॉरी RIDF को। किसको देंगे? RIDF को ये पेनल्टी देंगे। और अगर फॉरेन बैंक हो तो वो लोग देंगे SIDBI को। SIDBI भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, RIDB तो मैंने आपको, RIDF तो मैंने आपको पढ़ा दिया। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। फॉरेन बैंक्स विद लेस ब्रांचेस विल मेंटेन लेस NBC पर PSL। मान लो कोई फॉरेन बैंक है जिसका अगर 20 से कम मान लो 19 हो सकता है, 18 हो सकता है, 17 हो गया, 16 हो गया, 15 हो गया, अगर ये सारे ब्रांचेस है तो उन लोगों को ANBC में कुछ छूट मिलता है। भाई आप लोगों को 40% मेंटेन नहीं करना पड़ेगा, आप लोग 32% मेंटेन करो, 33% मेंटेन करो, 35% मेंटेन करो, ऐसे उन लोगों को छूट मिलता है फॉरेन बैंक्स के लिए। लेकिन नेशनलाइज्ड बैंक को नहीं मिलता, सिर्फ और सिर्फ फॉरेन बैंक्स को ही आपको ये मिलता है। स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स मैंने आपको पढ़ाया था कि भाई ये है आपका क्या बोलिए NBC तो मैंने आपको पूरा बोल दिया। NBC जो भी था उतना ही था और नहीं था। PSL पढ़ाने के लिए मुझे ये NBC लाना की ज़रूरत थी, तो मैंने आपको ये NBC पढ़ा दिया। PSL को पढ़ाने के लिए आपको NBC, क्योंकि PSL ऐसा ही नहीं होता कि 100 रुपये के ऊपर आपको देना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता। जो भी आपके NBC है उसके ऊपर ही ये 40% आपका लगता है। अभी के लिए 40% है, ये चेंज भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि हमेशा 40% ही रहेगा। ANBC का आपका प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट मैंने मैंने आपको पढ़ाया था, उसमें से आपको 4 टाइप्स मिले थे: एग्रीकल्चर, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स, माइक्रो एंटरप्राइज और जनरल। इसमें से आपका मार्जिनल जो है, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स जो है, उसमें से मार्जिनल आप लोग किस फार्मर्स को कह लो? जिनका 1 हेक्टेयर से आपका कम जमीन है, जिसका 1 हेक्टेयर से आपका जमीन कम है, उन लोगों को हम लोग कहेंगे आपका मार्जिनल फार्मर्स। और जिन लोगों का आपका 1 से 2 हेक्टेयर तक आपका खेती बाड़ी करने का जो ज़मीन है, जो फार्मिंग करने का जो ज़मीन है, जो एग्रीकल्चरल जो लैंड है 1 to 3 हेक्टेयर, उन लोगों को हम लोग कहेंगे आपका स्मॉल फार्मर्स। हाँ, इसके बाद मैंने आपको जनरल बोल दिया। जनरल मतलब सब ओवरऑल, और एग्रीकल्चर मतलब यह है कि भाई खेती बाड़ी करने का, मैंने आपको बोल दिया, वो भी मैंने आपको पढ़ा दिया। रही बात माइक्रो एंटरप्राइज, इसके बाद जो आप लोगों का आता है ना, वो है आपका MSME में ही आप लोगों का आएगा माइक्रो, स्मॉल और मीडियम।
एमएसएमई में ही आपका आएगा माइक्रो स्मॉल और मीडियम। इस माइक्रो स्मॉल और मीडियम क्या है, आप लोग बोलोगे सर एमएसएमई है क्या? अंडर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट 2006 ये एक्ट आपका आता है, और इसके ऊपर आप लोगों का जो भी है ये बेसिस आपका दो ही तरीके से ये आपका क्या बोले कैलकुलेट होता है। एक तो होता है आपका जो भी इक्विपमेंट्स है, जो भी मशीनरी है उसके ऊपर, और दूसरा टर्नओवर। टर्नओवर का मतलब ये है कि भाई पूरे एक साल खत्म होने के बाद उनके हाथ में कितना रहा, उनका इनकम क्या हुआ, उनका इनकम क्या हुआ। मतलब कोई इंडस्ट्री पूरे साल जो जितना भी इन्वेस्ट किया, जितना भी आपका एक्सपेंडिचर किया, उसके बाद जितना भी खर्चा किया, उसके बाद उनका इनकम क्या हुआ, अल्टीमेट इनकम क्या हुआ, उसी को हम लोग टर्नओवर कहते हैं। साल का टर्नओवर के ऊपर बेस करके एक होता है आपका एमएसएमई, एक होता है आपका एमएसएमई, दूसरा है आपका ऑन द बेसिस ऑफ प्लांट मशीनरी और इक्विपमेंट। ये पहले कुछ अलग था, एमएसएमई का डेफिनेशन पहले कुछ अलग था, अभी अब चेंज हो चुका है। हो सकता है कि 2-3 साल बाद ये भी डेफिनेशन चेंज हो जाए, हो सकता है कि ये डेफिनेशन भी चेंज हो जाए। ऑन द बेसिस ऑफ प्लांट मशीनरी एंड इक्विपमेंट मतलब यह है कि भाई जो भी आपका इंडस्ट्री है, जो भी आपका कंपनी है, उसमें कितना ज़्यादा प्लान्स है, कितना ज़्यादा मशीनरी है। प्लान्स का मतलब ये, प्लान्स का मतलब पेड़ वाला प्लान्स नहीं, वो जो पेड़ वाला प्लान्स में आप देखना कि भाई ऐसे ऐसे बहुत सारे चिमनीज वगैरह होते हैं उन लोगों के पास, इसी को हम लोग कहते हैं कि भाई प्लान्स, पेड़ वाला प्लान्स नहीं। जो भी आपका प्लान्स है, मशीनरी कितना है, इक्विपमेंट्स कितना, मतलब कितने सारे कंप्यूटर्स है, कितना ज़्यादा खर्चा क्या है उन लोगों के, उसके ऊपर, उसी के ऊपर बेस करके ये एमएसएमई आपका डिफाइन होता है। एमएसएमई का एक्ट होता है आपका 2006। ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर है माइक्रो। अगर आपका साल का टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो आप माइक्रो इंडस्ट्री हो। अगर आपका 5 करोड़ से 50 करोड़ रुपए है तो आप स्मॉल इंडस्ट्री हो। और अगर आप 50 करोड़ से 250 करोड़ रुपए तक का है तो आप हो मीडियम। और अगर आपकी जो भी फैक्ट्री है, जो भी इंडस्ट्री है, उस पर अगर आपका प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट सब कुछ मिलाकर सबका प्राइस कैलकुलेट करेंगे, उसके ऊपर अगर आपका 1 करोड़ से नीचे है आपका सबका सारी इक्विपमेंट्स का प्राइस सब कुछ मिला देकर, तो आप माइक्रो इंडस्ट्री हो। अगर आपका 1 करोड़ से 10 करोड़ का आप लोगों का मशीनरी है, इक्विपमेंट्स है, तो आप स्मॉल इंडस्ट्री हो। और अगर आप लोगों का 10 करोड़ से 50 करोड़ रुपए तक का है तो आप लोग मीडियम इंडस्ट्री हो। इसी तरीके से आपका ये कैलकुलेट होता है आपका एमएसएमई। इसी तरीके से आपका कैलकुलेट होता है आपका एमएसएमई। पीएसएल, पीएसएलसी, एएनबीसी, एमएसएमई, एग्रीकल्चर, माइक्रो एंटरप्राइज जनरल, मैंने आपको सब पढ़ा दिया। ये पूरा का पूरा क्लास इंटरकनेक्टेड है। तो यही था, इतना ही था आपका पीएसएल, और या फिर आप कह सकते हैं पीएसएलसी। इसके बाद भी आपका नाबार्ड में और एक क्लास आएगा जिसके ऊपर मैं नाबार्ड का क्लास को हो सकता है कि खत्म कर दूं, या फिर ये भी हो सकता है कि और एक दिन चले, पता नहीं भाई कि क्या होगा, क्योंकि नाबार्ड बहुत ही लंबा टॉपिक है। आज के लिए इतना ही है, ये आप टॉपिक ले लो। एमएसएमई का डेफिनेशन, टर्नओवर का डेफिनेशन ये है कि भाई साल के बाद, पूरे साल के बाद आपके हाथ में आपका इनकम कितना है। सीधा सीधा बोलो तो इनकम कितना है, जितना इनकम उसके ऊपर बेस करके आपको डिफाइन किया जाएगा। 5 करोड़ तक अगर आपका इनकम है तो आपका जब बोला जाएगा माइक्रो। टर्नओवर का मतलब होता है इनकम। सीधा सीधा बोलो, कुछ अलग डेफिनेशंस होते हैं, लेकिन मैं आप लोगों की इज्जत करने के लिए ये कॉन्सेप्चुअली मैं आपको कह रहा हूँ। स्मॉल है 5 से 50 करोड़, मीडियम होता है 50 से 250 करोड़। मैंने आप लोगों की ये भी बोल दिया, प्लांट और मशीनरी भी मैंने आपको बोल दिया। एग्रीकल्चर तो आपको पता ही होगा। जनरल का मतलब होता है ओवरऑल, जनरल का मतलब होता है ओवरऑल, सबके लिए सर्टिफिकेट। पीएसएलसी जो भी ये आपका बन गया, पीएसएलसी आपका खत्म, एएनबीसी भी आपका खत्म, और पीएसएल भी आपका पूरा खत्म। लेकिन नाबार्ड अभी तक खत्म नहीं हुआ, नाबार्ड अभी भी चल रहा है। नाबार्ड के ऊपर और भी क्लासेस आपको आएंगे। आज के लिए इतना ही था, मिलेंगे आपके साथ अगली क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जो भी टॉपिक है आप लोग पढ़ाई करने एक बार पढ़ लो। कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं आप लोगों को उसके ऊपर वीडियो बनाकर जवाब दे दूंगा। यूट्यूब अगर आपको ये फॉरवर्ड कर रहा है तो बहुत सही है, और अगर आपको नहीं फॉरवर्ड कर रहा है तो आप ये सर्च करना बैंकिंग अवेयरनेस बाय सुरजीत सर। आप यूट्यूब पे जाकर आप ये भी सर्च कर सकते हो।
ऑल स्मॉल सुरजीत एजुकेशन V.1 ये आप अगर सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। या फिर अगर आप सर्च करोगे बैंकिंग अवेयरनेस बाय सुरजीत सर, बैंकिंग अवेयरनेस बाय सुरजीत सर, तो भी आप लोगों को ये मिल जाएगा। ऑल स्मॉल में लिखना बैंकिंग अवेयरनेस बाय सुरजीत सर, नॉर्मल बैंकिंग के बाद एक स्पेस देना, उसके बाद अवेयरनेस के बाद एक स्पेस देना, उसके बाद बाई के बाद एक स्पेस देना, उसके बाद सुरजीत के बाद एक स्पेस देना, उसके बाद सर के बाद एक स्पेस देना, और सभी आपका स्मॉल में लिखना, तो भी आप लोगों को मेरा चैनल मिल जाएगा। नीचे आएगा, हो सकता है कि, लेकिन आएगा जरूर। इतना ही था। नाबार्ड के ऊपर और भी क्लासेस आप लोगों को आते रहेंगे। आज के लिए इतना ही है। आज के लिए मैं क्लास खत्म कर रहा हूँ, मिलेंगे आपके साथ अगले क्लास में। तब तक एक बार पढ़ लेना, जो भी स्क्रीनशॉट लिया है उसको कॉपी में एंट्री कर लेना, कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में डाल लेना। सेफ रहना, हाथ धोते रहना और मास्क जरूर पहनना। सबको गुड बाय मेरा।